एक सुबह जब नींद टूटी और जैसे ही ग्रेगर सैम्सा की आंख खुली, एक अजीब डरावने सपने के असर से थरथराती हुई उसने खुद को पाया किसी और ही रूप में। वो एक डरावने और घिनौने कीड़े में तब्दील हो चुका था। मेटामॉर्फोसिस। रीडेबल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक त्रिपाठी। ये शुरुआत सुनकर कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि आप कोई फैंटेसी, रोमांच और रहस्य से भरी हुई कथा सुनने जा रहे हैं? अगर हां, तो आप गलत हैं। फ्रांज काफ्का एक लेखक कम साइकोलॉजिस्ट ज्यादा थे, और वो माहिर थे आदमी के अंदर घुसकर उसकी मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़कर उन्हें कहानियों की शक्ल में बाहर लाने को। फ्रांज काफ्का की लिखी मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक अजीब कल्पना नहीं, बल्कि इंसान के भीतर के अकेलेपन, जिम्मेदारियों और टूटते रिश्तों की मार्मिक कहानी है। ये कहानी हमें एक ऐसे इंसान की आंखों से दुनिया दिखाती है जिसे उसकी अपनी पहचान ही पराया बना देती है। यहाँ ग्रेगर सैम्सा का एक सुबह कीड़े में बदल जाना एक अनूठा प्रतीक है अचानक किसी इंसान के आंतरिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव का। हम सब इस आधुनिक दुनिया में, इस सिस्टम में, जहां हमारे जीवन की सार्थकता केवल हमारी उपयोगिताओं से निर्धारित होती है, जीने की जद्दोजहद में लगे हुए हर दम अकेलेपन और अलगाव को भोगते रहते हैं। और जब कभी ये अकेलापन, ये अलगाव अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, तो हमारे प्रति इस दुनिया का और हमारे अपनों का रवैया भी एकदम विपरीत हो जाता है। इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को अनोखे अंदाज में उजागर करती है ये कहानी। लीजिए, मेटामॉर्फोसिस को सुनिए नाटकीय अंदाज में, और इसमें निहित प्रतीकों और संदेशों को टटोलने का भी प्रयास कीजिए। मुझे भी अवगत कराइए। दोस्तों, रीडेबल चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करके सहयोग भी दीजिए। धन्यवाद। एक सुबह जब नींद टूटी और जैसे ही ग्रेगर सैम्सा की आंख खुली, एक अजीब डरावने सपने के असर से थरथराती हुई उसने खुद को पाया किसी और ही रूप में। वो एक डरावने और घिनौने कीड़े में तब्दील हो चुका था। वो बिस्तर पर पीठ के बल लेटा था, मगर ये पीठ अब इंसानी नहीं थी, सख्त, कठोर और किसी बड़े कीड़े के खोल जैसी। उसने गर्दन उठाकर नीचे देखा। उसका पेट भूरा, उभरा हुआ, जैसे किसी मेहराब की शक्ल में खंड खंड बटा हुआ हो। हर एक टुकड़ा चमकता हुआ, डरावना और सख्त। चादर उसके ऊपर टिक नहीं रही थी, और हर पल लगता मानो वो उसके अजनबी शरीर से फिसलने को तैयार हो। और उसके पैर नहीं, अब वो इंसानी पैर नहीं थे। वो थे पतले, छोटे छोटे, लगातार हिलते हुए, बिना किसी तालमेल, बिना किसी नियंत्रण के। ये क्या हो गया है मुझे? उसने मन ही मन कहा। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं, ये सपना नहीं। कमरा तो वही था, छोटा मगर जाना पहचाना। वही दीवारें, वही छत, वही अलमारी, मगर जो कुछ उसके अंदर और बाहर हो रहा था वो कुछ और ही था। टेबल पर कपड़े के कुछ नमूने बिखरे पड़े थे, रंग बिरंगे टुकड़े, कुछ सिल्क, कुछ खुरदुरे, कुछ नर्म और फिसलते हुए। हर एक टुकड़ा बयान कर रहा था कि ग्रेगर सैम्सा सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सेल्समैन था। हर सुबह घर से निकलता, शहरों की धूल फांकता, लोगों के चेहरे पढ़ता और उन्हें ये कपड़े बेचने की कोशिश करता। टेबल के ठीक ऊपर दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। एक औरत,
किसी पुराने जमाने की मैगजीन से काट कर उसने खुद फ्रेम करवाई थी। वो औरत फर की टोपी और मफलर में लिपटी हुई थी, बिल्कुल सीधी बैठी, एक हाथ पर मोटा फर लपेटे हुए और निगाहें सामने कहीं टिकाए हुए, जैसे किसी भुला दिए गए जमाने की तस्वीर में पोज दे रही हो। फिर ग्रेगर ने गर्दन घुमाई और खिड़की की ओर देखा। बाहर का आसमान उदास था, मटमैला, गुमसुम और ठंडा। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के कांच से टकरा रही थी। टिक टिक टिक, हर बूंद की आवाज जैसे ग्रेगर के अंदर एक और चुप्पी बो रही थी, एक ऐसी चुप्पी जिसमें ना आवाज थी ना आराम, सिर्फ एक अजीब सी उदासी। क्यों ना मैं थोड़ा देर और सो जाऊं और ये सब बकवास भूल जाऊं, उसने खुद से कहा। लेकिन नींद अब उससे कोसों दूर थी। उसे हमेशा से दाईं करवट सोने की आदत थी, मगर अब उसके शरीर ने उसके साथ गद्दारी कर दी थी। वो कोशिश करता, जोर लगाता, अपने अजीब शरीर को पलटने की जद्दोजहद करता, मगर जैसे ही करवट लेने जाता, वही भारीपन, वही बेबस ठेर उसे फिर से पीठ के बल पटक देता। हर बार जैसे कोई भारी भरकम चीज जिसे कोई अदृश्य ताकत खींचकर उसी जगह वापस फेंक देती हो। शायद 100 बार उसने कोशिश की होगी, हर बार नाकाम। थक कर वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता कि शायद उन बेतुके अजीब से हिलते पैरों को न देखना पड़े। वो पैर जिन्हें देखकर लगता था कि वो किसी और के ही है। लेकिन आंखें बंद करते ही एक नया दुख जाग उठा। उसकी दाईं तरफ एक हल्का सा दर्द, कोई जाना पहचाना नहीं, बल्कि ऐसा दर्द जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। ग्रेगर ने अपने आप से कहा, हे भगवान, मैंने ये कैसा पागलपन वाला काम पकड़ लिया है। हर दिन सफर, हर सुबह वही हड़बड़ी, वही भागम भाग। ये जो मैं कर रहा हूं, कभी लगता है इससे अच्छा तो कोई छोटा मोटा कोई और काम करके पेट पालता। हर वक्त ट्रेनें, हर वक्त समय की दौड़, ऊपर से उल्टा सीधा खाना, हर दिन नए चेहरे और किसी से भी दिल से जान पहचान तक नहीं। सब साला भाड़ में जाए। उसे पेट में ऊपर की तरफ हल्की सी खुजली महसूस हुई। वो धीरे धीरे खिसकता हुआ बेड के हेडबोर्ड की तरफ सरका, थोड़ा सिर उठाया। वहां छोटे छोटे सफेद दाग थे। क्या थे समझ नहीं पाया। जब अपने एक अजीब कीड़े जैसे पैर को छूने की कोशिश की तो जैसे बिजली दौड़ गई, पैर झटके से पीछे खिंच गया। वो फिर से वैसे ही लेट गया, पीठ के बल, बेबस। हर रोज इतनी जल्दी उठना इंसान को पागल बना देता है। नींद पूरी होना जरूरी है। बाकी सेल्समैन को देखो, सुबह सुबह जब गेस्ट हाउस लौटता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करने, और वो लोग मस्त नाश्ता कर रहे होते हैं। काश मैं भी एक बार अपने बॉस के सामने कुछ कह पाता, जो भी दिल में है। लेकिन नहीं, वो तो सीधा निकाल बाहर करेगा। शायद अच्छा ही होगा। अगर माँ बाप की फिक्र न होती तो कब का इस्तीफा दे चुका होता। जाके कहता, हाँ यही हूं मैं और यही कहना चाहता हूं। जाकर सीधे बॉस के मुंह पर कहता ये बात। शायद बॉस तो सुनते ही कुर्सी से लुढ़क जाए। और उस बॉस का क्या, डेस्क के ऊपर बैठा रहता है, वहीं से सब पर हुक्म चलाता है। किसी को कुछ कहना होता है तो इतना पास जाना पड़ता है क्योंकि जनाब को ठीक से सुनाई नहीं देता। खैर, अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। जैसे ही वो पैसा चुका दूंगा जो माँ बाप ने बॉस से उधार लिए थे, 5 या 6 साल और, बस उसके बाद सब कुछ बदल दूंगा। हाँ, तब शुरू होगी मेरी असली जिंदगी। लेकिन अभी के लिए तो पहले उठना पड़ेगा,
मेरी ट्रेन 5 बजे की है। ओह, ओह। उसकी नजर सामने अलमारी पर रखी अलार्म घड़ी पर पड़ी, जो अब भी बेरहम टिक टिक कर रही थी। हे भगवान, 6:30 नहीं, अब तो 6:45 होने को है। तो क्या अलार्म नहीं बजा? या मैं इतनी गहरी नींद में था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं, चैन की नींद तो नहीं ली थी। शायद इसी बेचैनी की वजह से नींद गहरी हो गई हो, एक बोझ जैसी नींद। अब सवाल यह है कि क्या करूं। अगली ट्रेन 7 बजे की है। अगर पकड़नी है तो अभी उठना होगा, दौड़ लगानी होगी। लेकिन सैंपल्स की अटैची तो अभी तक पैक नहीं हुई है, और शरीर में भी अजीब सी सुस्ती है। किसी तरह पहुंच भी गया तो बॉस की डांट से नहीं बच पाऊंगा। वो असिस्टेंट, वो जरूर रिपोर्ट दे चुका होगा कि 5 बजे वाली ट्रेन क्रैकर ने मिस कर दी। वो तो चमचा है ना बॉस का, न सोच न समझ, बस हाँ में हाँ मिलाता है। तो क्या मैं बीमारी का बहाना बनाऊं? लेकिन 5 साल में 1 दिन की छुट्टी नहीं ली। अब बोलूंगा तो झूठ लगेगा। बॉस सीधा डॉक्टर ले आएगा, तो इंश्योरेंस वाला, और माँ बाप को कहेगा कि बेटा कामचोर है। डॉक्टर भी यही कहेगा कि उसे तो लगता है कि बीमारियां सब बहाने हैं। और शायद इस बार वो गलत भी ना हो, क्योंकि सच में कोई बीमारी महसूस नहीं हो रही है। बस एक नींदी हालत है और भूख। हाँ, भूख आज कुछ ज्यादा लग रही है। बाहर से ग्रेगर की माँ ने पुकारा, ग्रेगर, 7:15 हो गए बेटा, तुम्हें कहीं जाना नहीं क्या? माँ की आवाज वही ममता भरी, शांत, स्नेह से भीगी हुई। लेकिन जब ग्रेगर ने जवाब देने की कोशिश की तो वो आवाज उसकी अपनी नहीं थी, जैसे कहीं अंदर से किसी अजीब सुरंग से आ रही हो, घुटी हुई, दर्द भरी, अजनबी आवाज। हाँ माँ, उठ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं। शायद बाहर से आवाज सुनाई नहीं दी होगी, क्योंकि मां संतुष्ट हो गई और धीमे कदमों से वापस चली गई। मगर घर में अब सबको पता चल चुका था कि ग्रेगर आज घर पर ही है। थोड़ी देर बाद ग्रेगर के पिता ने दरवाजे पर दस्तक दी। ग्रेगर, सब ठीक है? फिर उसकी बहन ने आवाज लगाई, ग्रेगर, सब ठीक तो है ना? मैं अब तैयार हूं, तैयार हूं। बहन ने कहा, तो दरवाजा खोलो ना जल्दी। लेकिन ग्रेगर का इरादा दरवाजा खोलने का नहीं था। उसे याद आई अपनी वही आदत, कमरे में दरवाजा अंदर से बंद करके सोने की। उसने सोचा शांति से उठूं, बिना किसी की निगाह, कपड़े पहनूं और सबसे पहले कुछ खा लूं। बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ भी ठीक से सोचना मुमकिन नहीं। और अब उसने ध्यान दिया कि चादर को हटाना तो आसान था। उसने थोड़ा सा खुद को फुलाया और चादर अपने आप सरक गई। लेकिन असली जंग अब शुरू हुई थी। उसका शरीर अब और चौड़ा और भारी था। अब वो हाथ नहीं, छोटे छोटे बेकाबू पैर थे। हर पैर अपनी मर्जी से हिल रहा था। किसी एक को मोड़ता तो वो सीधा हो जाता और बाकी सब तड़पने लगते। वो छुछुलाकर बोला,
ये तो बिस्तर पर लेटे लेटे होने वाली चीज नहीं है। उसने सोचा, नीचे वाला हिस्सा पहले निकालता हूं, लेकिन देखा ही नहीं था अब तक कि उसका नीचे वाला हिस्सा अब है क्या। वो बिस्तर से जोर से टकरा गया। एक जलन भरी, चुभन भरी टीस निकली। और उसी पल उसे समझ में आ गया कि उसके इस नए शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा शायद यही है। इतनी कोशिशों के बाद जब वो निचले शरीर से बाहर निकलने में बार बार असफल रहा तो क्रेगर ने सोचा, शायद ऊपर वाला हिस्सा ही पहले निकालना ज्यादा आसान हो। उसने धीरे से अपना सिर मोड़ा और आश्चर्यजनक रूप से यह काम बिल्कुल सरल रहा। फिर धीरे धीरे उस अजीब भारीपन के बावजूद उसका ऊपरी धड़ भी उसी दिशा में सरकने लगा। वो लगातार सरकता रहा, एक असहज भयावह गति में, और आखिरकार जब उसका सिर बिस्तर से बाहर आ गया और उसने पहली बार अपने उस कीट जैसे शरीर से ताजी हवा को महसूस किया, तभी एक भयावह विचार बिजली सा कौंध गया। अगर मैं यूं ही नीचे गिर गया तो सिर जरूर फूट जाएगा। और अगर सिर फूटा तो होश गंवाना तय था, और ऐसी हालत में बेहोश होना सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती थी। उसने तुरंत फैसला किया, रुक जाना ही बेहतर है। और उसने फिर से खुद को बिस्तर की ओर मोड़ा और धीरे धीरे थका हुआ, उलझा हुआ, जैसे किसी अदृश्य जाल से बंधा हो। आखिरकार जैसे तैसे वो फिर से उसी हालत में लौट आया, पीठ के बल लेटा हुआ, गहरी और थकी हुई सांसें लेते हुए। अब उसकी नजर फिर अपने पैरों पर थी। वे अब और भी ज्यादा बेतरतीबी से एक दूसरे से टकरा रहे थे, इतने अव्यवस्थित, इतने बेकाबू, जैसे खुद उसके शरीर से अलग किसी और की मर्जी से चल रहे हो। ये क्या हो गया है मुझको, उसने मन ही मन कहा। हर चीज उसकी पकड़ से बाहर लग रही थी। फिर एक गहरी सांस के साथ उसने खुद से दोहराया, नहीं, बिस्तर पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जो करना है अब करना ही होगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न लगे। मगर उसी के साथ उसने खुद को सावधान भी किया, लेकिन घबरा कर, बेकाबू होकर कोई भी कदम उठाना मूर्खता होगी। जो भी करना है सोच समझ कर, ठंडे दिमाग से। ऐसे पल अक्सर होते जब उसकी बेचैन निगाहें खिड़की की ओर जाती, जैसे बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा हो जिसे देख वो समझ सके कि ये सब क्या हो रहा है। शायद कहीं से कोई संकेत मिले, कोई जवाब मिले। लेकिन अफसोस, बाहर का दृश्य भी उसी की तरह उलझा हुआ था। सामने वाली गली का दूसरा सिरा धुंध में डूबा हुआ था, एक धुंध जो केवल हवा में नहीं बल्कि उसके भीतर भी उतर आई थी। तभी घड़ी ने फिर एक ठंडी आवाज में समय का बोध कराया। 7 बज गए, उसने बमुश्किल अपने भीतर से कहा। 7, और बाहर ऐसा कोहरा। वो कुछ देर तक वैसे ही लेटा रहा, बिल्कुल चुप, जैसे किसी और ही लोक में बहता चला गया हो। सांसें भी इतनी धीमी थी जैसे वो पूरे वातावरण को रोककर किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो कि शायद सब कुछ अचानक सामान्य हो जाए, कि वो फिर से वही क्रेकर बन जाए जो कल रात था। लेकिन नहीं, समय रुकता नहीं। उसने खुद से दृढ़ स्वर में कहा, 7:15 बजने से पहले मुझे किसी भी हालत में बिस्तर से बाहर निकलना होगा। ऑफिस में तो 7 बजे से पहले ही काम शुरू हो जाता है। अगर मैं न पहुंचा तो जरूर कोई मुझे ढूंढने भेजा जाएगा। अब उसे अपने शरीर को एक साथ झटका देना था, एक आखिरी कोशिश
एक ऐसा प्रयास जिससे वो पूरी तरह जमीन पर आ जाए, लेकिन जोखिम भी था। अगर गिरते समय सिर जमीन से टकराया तो? उसने तुरंत दिमाग में सारी गणनाएं की। अगर मैं सिर को ऊपर रख पाऊं और सीधे पीठ के बल गिरूं तो शायद सिर बच जाए। और वैसे भी उसकी पीठ अब इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो जमीन पर गिरा भी तो कालीन उसे कुछ हद तक संभाल लेगा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो थी गिरने की आवाज। एक जोरदार धमाका जो शायद पूरे घर को चौंका दे और कोई उसकी हालत जानने कमरे में आ जाए। उसे लगता था जैसे हर हलचल अब एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। लेकिन नहीं, अब देर नहीं की जा सकती थी। कुछ करना ही था। अब जो जोखिम लेना था वो अब जरूरी हो चुका था। उसे टालना अब संभव नहीं था। ग्रेगर ने जैसे तैसे अपना आधा शरीर बिस्तर से बाहर निकाल ही लिया था, और ये जो तरीका उसने अपनाया था वो किसी मेहनत भरे संघर्ष जैसा नहीं, बल्कि किसी झूले पर झूलते जाने जैसा महसूस हो रहा था। बस थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, एक अजीब लय में झूलता हुआ उसका शरीर, जैसे कोई नाकाम उम्मीदों की डोर से बंधा हो। और तभी उसके भीतर एक ख्याल कौंधा। सब कुछ कितना आसान हो सकता था अगर कोई उसकी मदद को आ जाता। बस दो लोग, पिता और नौकरानी, अगर आकर धीरे से उसकी पीठ के नीचे हाथ रख दें, थोड़ा सहारा दें और उसे धीरे धीरे नीचे जमीन पर खिसका दें, तो शायद ये सब इतना कठिन न होता। और फिर नीचे पहुंचकर शायद उसके ये छोटे छोटे पैर भी किसी तरह काम कर ही लेते। लेकिन क्या वो सच में किसी को आवाज दे? दरवाजे सभी बंद हैं और किसी को भी बुलाना, किसी को अपनी इस भयानक हालत से रूबरू कराना। विचार ही इतना विचित्र था कि उसके अजीब से चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, एक हल्की सी हंसी खुद अपने ही ख्याल पर, जैसे सोच रहा हो मैं किस भ्रम में जी रहा हूं। वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अब उसका शरीर इतना आगे खिसक चुका था कि अगर उसने अब जरा सा भी झटका दिया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। 7:10 हो चुके थे। अब फैसला करना ही था, अभी, इसी पल। और तभी डोरबेल बजी। एक तीखी, साफ, जानी पहचानी आवाज जो घर की खामोशी में गूंज उठी। ग्रेगर जैसे पत्थर बन गया। जरूर जरूर ऑफिस से कोई आया है, उसने मन ही मन सोचा। उसका पूरा शरीर एकदम जम गया था, जैसे कोई ठंडी लहर उस पर छा गई हो। लेकिन उसके छोटे छोटे पैर अब और भी ज्यादा तेजी से हिलने लगे, बेकाबू, घबराए हुए, जैसे उन्हें कोई आभास हो गया हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और एक पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, उसने मन ही मन झुंझलाते हुए सोचा। पर तभी हमेशा की तरह नौकरानी के तेज तेज कदमों की आवाज आई। वो दरवाजे की ओर बढ़ी और कुछ ही पलों में घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया। ग्रेगर को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। दरवाजे पर आए व्यक्ति की पहली आवाज सुनते ही उसका चेहरा तनाव से भर गया। ओह, चीफ क्लर्क, उसने बिना किसी शक के महसूस किया। एक अजीब सी कड़वाहट उसकी नसों में फैल गई। उसके भीतर से आवाज उठी, क्या मैं अकेला ही हूं इस कंपनी में जिसके जरा सी देरी करने पर भी शक की निगाहों से देखा जाता है? बाकी सब लोग क्या इतने ही लापरवाह हैं? कोई भी ऐसा नहीं जो काम के लिए ईमानदार हो, जो सचमुच अपनी जिम्मेदारी समझता हो। अगर पूछना ही था तो किसी ट्रेनी को भेज देते या किसी असिस्टेंट को। क्या जरूरी था कि खुद चीफ क्लर्क आए, और वो भी ऐसे जैसे मेरे ऑफिस न पहुंचने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हो जिसे सुलझाने केवल वही आए। इन ख्यालों की झड़ी उसे अंदर तक हिला गई। एक अजीब सा गुस्सा और बेबसी उसके भीतर उमड़ पड़ी, जैसे वो अब और सह नहीं सकता।
और शायद इसी गुस्से में बिल्कुल अचानक बिना ज्यादा सोचे उसने खुद को पूरे जोर से बिस्तर से नीचे फेंक दिया। एक भारी सी आवाज हुई, लेकिन उतनी तेज नहीं जितनी उसने कल्पना की थी। कालीन ने उसकी गिरावट को नरम कर दिया था और उसकी पीठ, जिसे वो अब तक एक बोझ समझ रहा था, दरअसल उससे कहीं ज्यादा लचीली निकली, जिससे उस टकराहट की आवाज दब गई, शांत हो गई, जैसे ये पूरा दृश्य किसी के कानों से छुप जाना चाहता हो। लेकिन अफसोस, वो सिर संभाल नहीं पाया था। नीचे गिरते वक्त उसका सिर जमीन से सीधा टकराया। एक झटका और फिर एक तीखी पीड़ा। गुस्से और दर्द ने मिलकर उसकी चेतना को झकझोर दिया। उसने चिढ़कर सिर को मोड़ा और धीरे धीरे कालीन से रगड़ने लगा, जैसे उस दर्द को मिटा देना चाहता हो। उसी क्षण बाईं ओर के कमरे से एक आवाज आई, जो कि चीफ क्लर्क की आवाज थी। शायद अंदर कुछ गिरा है। ग्रेगर के दिमाग में एक अजीब सा सवाल उभरा। क्या ऐसा कभी इस चीफ क्लर्क के साथ भी हुआ होगा? कुछ पल को उसे लगा कि शायद, लेकिन फिर जैसे उसके इस मासूम सवाल को कुचलने के लिए चीफ क्लर्क के भारी चमकते जूतों की आवाज अगल बगल के कमरों में गूंजने लगी। और तभी दाईं ओर के कमरे से उसकी बहन की धीमी फुसफुसाहट आई। ग्रेगर, चीफ क्लर्क आए हैं। हाँ, मुझे पता है, उसने मन ही मन जवाब दिया। लेकिन उसके भीतर अब भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी आवाज दरवाजे के पार भेज सके। अब उसके पिता की आवाज आई। ग्रेगर, दरवाजा खोलो, चीफ क्लर्क आए हैं, तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या जवाब दें। मुझे यकीन है तुम्हारे कमरे की हालत देखकर नाराज नहीं होंगे। दरवाजा खोलो। फिर एक पल की चुप्पी के बाद चीफ क्लर्क ने खुद कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सैमसा। मां ने झिझकते हुए कहा, शायद उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन पिता रुकने को तैयार न थे। उनकी आवाज लगातार दरवाजे के पार आती रही। देखिए साहब, प्लीज यकीन कीजिए, ग्रेगर बीमार है, वरना क्या कभी वो ट्रेन मिस कर सकता है? उससे तो अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। इतना समर्पित लड़का है सर, शाम को भी बाहर नहीं जाता। पिछले हफ्ते से शहर में है, फिर भी हर शाम हमारे साथ बैठा रहता है। अखबार पढ़ता है या ट्रेन का टाइम टेबल देखता है। रिलैक्स करना भी हो तो उसी के अंदाज में करता है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं आपको, उसने लकड़ी का एक सुंदर सा फ्रेम बनाया अपने हाथों से, बस 2-3 दिन पहले। वो फ्रेम उसके कमरे में ही टंगा है। आप जरूर देखिएगा जब वो दरवाजा खोलेगा। और अच्छा हुआ कि आप आ गए। देखिए, हम तो उससे दरवाजा खुलवाने की ताकीद भी नहीं कर सकते, बहुत जिद्दी है। मगर मुझे यकीन है वो बीमार है। हालांकि वो कह रहा है कि सब ठीक है। मैं अभी आता हूं, ग्रेगर ने धीरे धीरे कहा, लेकिन वो अब भी वहीं पड़ा रहा। वो हर शब्द सुनना चाहता था, हर वाक्य, हर तर्जुमा जो उसके बारे में कहा जा रहा था। अब चीफ क्लर्क की आवाज आई, जिसमें कुछ कठोरता थी। देखिए मिस सेंसा, हमें व्यापार की दुनिया में थोड़ी तबीयत खराब हो तो भी उसे दरकिनार कर काम करना पड़ता है। अच्छा लगे या ना लगे, देखिए यही सच्चाई है। पिता अब और धैर्य नहीं रख पाए। उन्होंने दरवाजे पर एक दस्तक दी। ग्रेगर, हम अंदर आ सकते हैं? नहीं। ग्रेगर ने साफ और सख्त आवाज में कहा। एक पल में सन्नाटा छा गया। दाईं ओर के कमरे में भारी चुप्पी थी और बाईं तरफ से उसकी बहन की रुलाई की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। ग्रेगर चौंका। वो क्यों रो रही है? क्या इसलिए कि उसने चीफ क्लर्क को अंदर नहीं आने दिया, या इसलिए कि उसे डर लगने लगा था कि भाई की नौकरी अब नहीं बचेगी, या इसलिए कि अगर ये नौकरी गई तो माँ बाप फिर से पुराने बोझ के नीचे दब जाएंगे? लेकिन ग्रेगर जानता था
अभी घबराने की जरूरत नहीं, वो अब भी यहीं है और उसका अपनी फैमिली छोड़ने का कोई इरादा नहीं। अभी तो वो बस कालीन पर पड़ा था और कोई भी जो उसकी हालत देख लेता उससे ये उम्मीद नहीं करता कि वो उठकर दरवाजा खोलेगा। ये तो बस एक छोटी सी असभ्यता थी जिसका बहाना बाद में आसानी से बना लिया जाएगा, और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि उसी पल नौकरी छिन जाए। उसे उल्टा ये लगा कि अगर थोड़ा अकेला छोड़ दिया जाए तो ये ज्यादा समझदारी की बात होगी, ना कि उस पर सवालों की बौछार हो या आंसुओं की जिद। चीफ क्लर्क की आवाज थोड़ी ऊंची होती है। मिस्टर सेम्सा, ये आखिर चल क्या रहा है? आप अपने कमरे में बंद हैं। जवाब भी हाँ या ना में देते। आपके माँ बाप परेशान हैं, चिंता में डूबे हैं, और जाहिर है कि ये सब आपकी वजह से है। और मैं ये बात जरा बीच में ही कह रहा हूं, अपने काम के प्रति जो रवैया आपने रखा है वो न पहले कभी देखा न सुना। और देखिए, यहाँ मैं न सिर्फ आपके माता पिता बल्कि आपके नियोक्ता की ओर से भी बोल रहा हूं, और मैं आपसे साफ साफ अभी और यही जवाब चाहता हूं। मैं हैरान हूं मिस्टर सेम्सा। मैंने आपको हमेशा एक शालीन और जिम्मेदार इंसान समझा था, लेकिन आज आप जो जिद और अजीब सी हरकतें कर रहे हैं वो बेहद बेहद निराशाजनक है। आज सुबह आपके बॉस ने भी एक वजह बताई और कहा कि शायद इस बार की गैर हाजिरी का कुछ लेना देना हाल में दी गई रकम से है। लेकिन मैंने अपनी इज्जत की कसम खाकर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मगर अब जो आपने जिद पकड़ी है उस पर मुझे सफाई देने का मन नहीं कर रहा। और एक बात और, आपकी नौकरी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि आप समझते हैं। असल में तो मैं ये सब आपसे अकेले में कहने आया था, लेकिन अब लगता है कि आपके माँ बाप को भी ये सच्चाई जाननी चाहिए। मिस्टर ग्रेगर, आपकी बिक्री बहुत कम हो गई है हाल के महीनों में। हाँ, सीजन खराब हो सकता है, लेकिन पूरी तरह ठप ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, और हमारी कंपनी इस तरह के ढीले रवैये को ज्यादा नहीं झेल सकती मिस्टर सेम्सा। और तभी एक आवाज चीख सी उठती है दरवाजे के पीछे से, जो ग्रेगर की थी। लेकिन सर मैं दरवाजा खोल रहा हूँ अभी, बस 1 मिनट। मैं थोड़ा बीमार था, सिर चकरा रहा था, इसलिए नहीं उठ सका, पर अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा मैं बिस्तर से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जरा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। यकीन मानिए सर, कल रात सब ठीक था। माता पिता को भी पता है, वो देख ही रहे थे मुझे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऑफिस में फोन क्यों नहीं किया। बस यही सोचता रहा कि ठीक हो जाऊंगा और जरूरत नहीं पड़ेगी रुकने की। मेरे माता पिता को मत डराइए सर। आप जो कुछ भी कह रहे हैं कि मैंने पैसे गायब किए या काम में लापरवाही की, वो सब झूठ है। आपने शायद मेरी रिपोर्ट्स नहीं देखी होंगी हाल की। मैं आज 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ लूंगा। थोड़ा सा आराम मिला है, ताकत लौट रही है। प्लीज सर, बॉस से मेरी तरफ से सिफारिश कीजिएगा। वो दरवाजे की तरफ खिसकता है, धीरे धीरे, जैसे किसी गहरी इच्छा और डर के बीच जूझ रहा हो। और जब ग्रेगर ये सब बोले जा रहा था,
बेतरतीब हड़बड़ाया हुआ। वो खिसकता हुआ अलमारी की ओर जा रहा था। फिर कुर्सी का सहारा लिया, अपने छोटे छोटे पैरों से टिक कर खड़ा हुआ। अब वो बस इतना चाहता था कि दरवाजा खोले और सबको सच्चाई दिखाए। उसे ये जानना जरूरी था कि जब वो सबके सामने आएगा तो उनकी नजर में क्या दिखेगा, डर, घृणा या कुछ और। अगर वो सब दंग रह गए, डर गए, तो फिर ग्रेगर के लिए ये बात यहीं खत्म हो सकती थी। कम से कम वो निश्चिंत तो हो जाता। और अगर घर के लोग शांति से बिना किसी उत्तेजना के उसकी स्थिति को स्वीकार कर लेते तो शायद ग्रेगर को भी घबराने की कोई वजह नहीं बचती। शुरुआत आसान नहीं थी। जब भी वो दराज पर चढ़ने की कोशिश करता, उसका शरीर फिसल कर नीचे आ जाता। लकड़ी की ठंडी सतह पर उसकी पकड़ हर बार छूट जाती। लेकिन फिर एक पल ऐसा आया जब उसने पूरे जोर से खुद को ऊपर की ओर झटका दिया और किसी तरह खुद को खड़ा कर लिया। अब उसके शरीर का निचला हिस्सा जैसे कराह रहा था। हर नस में एक जलन सी दौड़ रही थी, पर उसने उस पीड़ा से आंखें मूंद ली। अब उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, किसी तरह आगे बढ़ना। वो पास रखी कुर्सी की पीठ पर खुद को गिरा देता है और अपने छोटे छोटे बेतुके से पैरों से उसको कसकर थाम लेता है, जैसे ये थोड़ी सी पकड़ उसे गिरने से बचा लेगी। अब वो कुछ स्थिर हो गया था और अब चुपचाप खड़ा रहा ताकि चीफ क्लर्क की हर बात वो साफ साफ सुन सके। चीफ क्लर्क ने गहरी संदेह भरी नजर से उसके माता पिता की ओर देखा। क्या आप समझ पा रहे हैं मिस्टर सैम्सा, वो क्या कह रहा है? कहीं वो हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा? उसकी मां, जो पहले से रो रही थी, अचानक चीख पड़ी। हे भगवान, अगर वो वाकई बहुत बीमार है और हम उसे जरूरत से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। ग्रेटे, इधर आओ। दूसरे कमरे से बहन की आवाज आई। क्या मां? फौरन डॉक्टर को बुलाओ। ग्रेगर बीमार है, कुछ ठीक नहीं है। क्या तुमने अभी उसकी आवाज नहीं सुनी? चीफ क्लर्क ने सूखी, लगभग निर्जीव आवाज में कहा। जानवर जैसी आवाज थी। उसके पिता, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, रसोई की ओर मुंह करके पुकार उठे। अन्ना, जरा एक ताला बनाने वाले को बुलाओ, अभी। और फिर वही हुआ जो ऐसे क्षणों में अक्सर होता है। दौड़ती हुई दो स्त्रियां, शायद बहन और नौकरानी, अपने स्कर्ट की सरसराहट के साथ हॉल से निकल गईं। घर का दरवाजा खुला और वो बाहर चली गई। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया गया, क्योंकि जिन घरों में कोई अनहोनी दस्तक होती है, वहां अक्सर दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि अनजाने ही खुले रह जाते हैं, जैसे हालात के सामने समर्पण का इशारा हो। अब तक कांपता घबराता ग्रेगर एक अजीब सी शांति से भर चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज अब थोड़ी और स्पष्ट हो गई है। कम से कम उसके अपने कान तो उसे समझ पा रहे हैं। शायद उसकी चेतना ने उस नई आवाज को स्वीकार करना सीख लिया था। लेकिन बाहर की दुनिया उसकी इस भाषा से अब भी अजनबी थी। फिर भी ये बात सबको समझ में आ गई थी कि ग्रेगर की हालत सामान्य नहीं है और अब वे सब उसकी मदद करना चाहते थे। इस प्रतिक्रिया में जो दया और समझदारी थी, उसी ने उसे राहत दी। ऐसा लगा जैसे वो फिर से इंसानों की दुनिया का हिस्सा बन रहा हो। डॉक्टर और ताला खोलने वाले बुलवाए जा चुके थे और अब ग्रेगर उनकी मौजूदगी से किसी चमत्कारी समाधान की उम्मीद करने लगा था। हालांकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या करेंगे। उसे लगा अब जो भी अगला शब्द निकले वो निर्णायक होगा। उसने अंदर बहुत हल्की खांसी की, इतनी हल्की कि कहीं डरावनी न लगे, क्योंकि अब उसे खुद भी यह अंदाजा नहीं था कि उसकी खांसी इंसानों जैसी लगती भी है या नहीं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। शायद उसके माँ बाप टेबल पर बैठे हुए चीफ क्लर्क से धीरे धीरे कुछ कह रहे थे, या फिर सब दरवाजे से कान लगाकर एक एक आहट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेगर धीरे धीरे कुर्सी के सहारे खिसकते हुए दरवाजे तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कुर्सी छोड़ दी और अपने पूरे शरीर का भार दरवाजे पर डाल दिया। उसके पैरों की पकड़ अब चिपचिपी हो चुकी थी। उसी से वो दरवाजे पर टिका रहा। थोड़ी देर के लिए बस ठहर कर सांस संभालता रहा।
फिर शुरू की असली कोशिश, मुंह से चाबी घुमाने की। दिक्कत यह थी कि अब उसके पास इंसानी दांत नहीं थे, लेकिन जहां दांत नहीं थे वहां एक अद्भुत ताकत से भरे हुए जबड़े थे। उसने चाबी को पकड़कर घुमाना शुरू कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसका जबड़ा चोटिल हो सकता है। उसके मुंह से एक भूरे रंग की चिपचिपी तरल निकलकर चाबी पर फैल गई और फिर नीचे फर्श पर टपकने लगी। तभी बगल के कमरे से चीफ क्लर्क की आवाज आई, सुनो 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 सुनो, वो चाबी घुमा रहा है। ये सुनते ही ग्रेगर के भीतर कुछ जागा। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, बहुत अच्छे ग्रेगर, लगे रहो, तुम ये कर सकते हो। उसने चाबी को और जोर से जबड़ों से थामा, दर्द की परवाह किए बिना चाबी को मोड़ता गया। जैसे जैसे चाबी घूमती गई, ग्रेगर का पूरा शरीर भी उसके साथ घूमा। मुंह के बल झुका हुआ, दर्द से कराहता हुआ, लेकिन थमा नहीं। और फिर क्लिक, तालों में गूंजती एक मीठी सी आवाज। ग्रेगर ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, चलो, ताला खोलने वाले की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा ग्रेगर, लगे रहो, चाबी को थामे रहो। जैसे कोई भीतर की आवाज उसका हौसला बढ़ा रही हो। और ग्रेगर पूरी ताकत से चाबी को अपने जबड़ों से दबाए रहा। दर्द हो रहा था, लेकिन अब वो दर्द भी जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा था। कोई ऐसा एहसास जिसे वो केवल सह रहा था, महसूस नहीं कर रहा था। चाबी धीरे धीरे घूम रही थी और उसके साथ साथ ग्रेगर भी, मुंह के बल जमीन से चिपटा हुआ, कभी चाबी को दांतों से थामे, कभी अपने पूरे शरीर का वजन उस पर डालते हुए वो बस एक ही लक्ष्य पर टिका रहा, दरवाजा खोलना। और फिर क्लिक, एक नर्म लेकिन निर्णायक सी आवाज, एक ऐसी ध्वनि जिसने जैसे ग्रेगर के भीतर कोई घंटी बजा दी। उसने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली। धीरे से उसने अपना सिर दरवाजे के हैंडल पर टिकाया और एक कोमल झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन ग्रेगर अब भी छुपा था। उसका पूरा शरीर अभी तक बाहर नहीं आया था। अब उसे खुद को बड़ी सावधानी से एक पल्ले के किनारे से मोड़कर बाहर निकलना था, बेहद नाजुक, बेहद सतर्कता से। एक छोटी सी चूक और वो सीधा अपने पीठ के बल जमीन पर गिर सकता था। वो इस कठिन प्रयास में लगा ही था कि अचानक एक तेज आवाज कमरे में गूंज उठी। ओह! चीफ क्लर्क की सांस से निकली हुई आवाज थी वो, जैसे किसी अदृश्य डर ने उसकी छाती को दबा दिया हो। अब ग्रेगर की नजर भी उस पर पड़ी। वो दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, मुंह पर हाथ रखे, धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। ग्रेगर की मां, जो अब तक घबराई सी खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें नम, एक नजर अपने पति की ओर देखा। फिर जैसे उनके भीतर कुछ टूटा, उन्होंने अपनी बाहें खोली और दो टक ग्रेगर की ओर बढ़ाए, लेकिन वे घुटनों के बल वहीं जमीन पर गिर गई। उनकी स्कर्ट चारों ओर फैल गई और उनका सिर धीरे से सीने पर झुक गया। उधर ग्रेगर के पिता का चेहरा सख्त हो चुका था। उन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे, जैसे मन ही मन किसी गुस्से को दबा रही हो, या जैसे ग्रेगर को उसी पल कमरे में धकेल देना चाहते हो। फिर एक क्षण में उनके चेहरे की कठोरता पिघलने लगी। उन्होंने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया और वहीं खड़े खड़े फपक फपक कर रोने लगे। एक गहरा मूक रोना, जिससे उनका मजबूत सीना तक हिल रहा था। यह दृश्य देख ग्रेगर आगे नहीं बढ़ा। वो कमरे के एक और बंद दरवाजे के पास चला गया, वहां टेक गया, आधा शरीर बाहर, आधा भीतर। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था ताकि वो अपने परिवार को देख सके, पर खुद कम से कम दिखाई दे। बाहर का आसमान अब कुछ और उजला हो चुका था। सामने की गली के उस पार वो लंबी सी मटमैली सी इमारत, अस्पताल, अब साफ दिख रही थी। उसकी दीवारों पर एक सी दूरी में सजी खिड़कियां थीं, ठंडी, सख्त और किसी आदेश की तरह खड़ी। बारिश अब भी हो रही थी। अब बूंदें मोटी थीं, भारी। हर एक बूंद जब जमीन से टकराती तो जैसे कमरे में एक नई आहट भर जाती। टेबल अब भी अस्त व्यस्त था,
ब्रेकफास्ट के बर्तनों से भरा हुआ। ज्यादा इसलिए नहीं कि किसी ने ज्यादा खाया हो, बल्कि इसलिए कि ग्रेगर के पिता के लिए नाश्ता दिन का सबसे लंबा और सबसे अहम हिस्सा हुआ करता था। वो कई कई अखबारों के बीच घंटों तक नाश्ता करते रहते थे। दीवार पर अब भी वही तस्वीर टंगी थी, वो तस्वीर जिसमें ग्रेगर अपनी फौजी वर्दी में था, हाथ में तलवार, चेहरे पर वो आत्मविश्वास, हल्की सी मुस्कान जो किसी सम्मोहित व्यक्ति का चेहरा दमका देती। और घर का मुख्य दरवाजा अब भी खुला था। टेबल पर इतने ज्यादा नाश्ते के बर्तन फैले हुए थे जैसे किसी भोज के बाद उठाए ही न गए हों। ग्रेगर जानता था पिता के लिए नाश्ता एक रस्म थी, एक लंबा खिंचता हुआ अखबारों और चुप्पियों से भरा हुआ वक्त, जो दिन की शुरुआत से ज्यादा बीते जीवन की बची हुई आदतों की तरह था। सामने की दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, वो ग्रेगर की थी। घर का मुख्य दरवाजा खुला था और उस खुलेपन से ही घर की नंगी हकीकत बाहर तक जा रही थी। वहां से सीढ़ियां और नीचे जाता हुआ गलियारा साफ दिखाई दे रहा था। सब कुछ खुला था, जैसे कोई राज अब छिपा नहीं रह गया। और तभी ग्रेगर की आवाज उभरी, शांत, थकी, लेकिन अब भी जिम्मेदारी से भरी हुई। तो चलिए, उसने कहना शुरू किया। मैं अभी कपड़े पहनता हूँ, अपने सैंपल पैक करता हूँ और निकल पड़ता हूँ। वो क्लर्क की तरफ देख रहा था, जैसे कोई कर्मचारी आखिरी उम्मीद से अपने वरिष्ठ को समझाना चाहता हो। क्या आप लोग बस मुझे जाने देंगे? उसकी आवाज में गुजारिश थी, कोई आदेश नहीं, बस एक थका हुआ सवाल कि आप खुद देख सकते हैं कि मैं जिद नहीं कर रहा और मुझे अपना काम वाकई पसंद है। हाँ, ये जो घूम घूम कर काम करना है यह आसान नहीं होता, लेकिन सफर किए बिना मेरी रोजी भी नहीं चल सकती। उसने रुककर सांस ली, फिर एक कोशिश और की, शायद आखिरी बार। सर, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? प्लीज मेरी बात ठीक ठीक बताइएगा। देखिए, कभी कभी इंसान थोड़े वक्त के लिए काम के लायक नहीं रह पाता। ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त पर इंसान की पिछली मेहनत को याद रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि जब ये कठिनाई गुजरेगी तो वो और ज्यादा ईमानदारी से और ज्यादा मन लगाकर काम करेगा। सर, आप तो जानते हैं मैं अपने मालिक का बहुत एहसानमंद हूँ। माँ बाप है, बहन है, मेरी जिम्मेदारी है, मुश्किलों में हूँ। हाँ, पर मुझे यकीन है मैं इससे बाहर निकल आऊंगा। मुझ पर पूरे घर का बोझ है, मुझ पर और बोझ मत डालिए सर। ऑफिस में मेरे खिलाफ मत होइए। सर, लोग सोचते हैं सेल्समैन की जिंदगी आसान होती है, हम बहुत कमाते हैं, बस घूमते रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये बस एक गलतफहमी है। हम हर रोज अपनी हद से ज्यादा काम करते हैं। मैं जानता हूँ सर, आप बाकियों से अलग हैं, आप मुझे समझते हैं। आप जानते हैं ना सर, मेरी बातों में सच्चाई है। क्लर्क कुछ न कह सका, बस देखता रहा। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित डर और घृणा का मिला जुला भाव था। उसके होंठ आगे को निकले हुए थे, मानो कुछ कहना चाह रहे हों, पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। और फिर बिना एक भी शब्द बोले वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा तो एकाएक जैसे कोई डर उसके शरीर पर छा गया। उसने अपने पैर को दहलीज से बाहर खींचा और बिना पलटे घबराकर सीढ़ियों की ओर भाग गया। ग्रेगर समझ गया था,
उसे एहसास हो गया कि अगर अब इस आदमी को ऐसे ही जाने दिया तो सब कुछ टूट जाएगा। उसकी नौकरी, उसका घर, उसके माँ बाप की उम्मीदें, उसके पूरे परिवार का सहारा, सब कुछ जो सालों से बिना बोले बस चलता चला आ रहा था, वो अब बस एक हल्के से धक्के से टह सकता था। उसके माँ बाप शायद अब भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो बस रोज चिंता में घिरे थे। आज का खाना, दवाइयों का खर्चा, किराए की तारीख। उन्हें अपने कल की तस्वीर देख पाने की फुर्सत ही कहाँ थी। लेकिन क्रैगर देख रहा था। वो अकेला था जो भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसे साफ दिख रहा था, अगर अभी चीफ क्लर्क चला गया तो उसके साथ वो उम्मीद भी चली जाएगी जिस पर उसका पूरा परिवार टिका था। उसे किसी भी हाल में रोकना होगा, उसे शांत करना होगा, उसे समझाना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि सब कुछ अभी ठीक किया जा सकता है। काश उसकी बहन वहीं होती। वो समझदार थी और संवेदनशील भी। वो होती तो शायद क्लर्क से बात कर पाती। उसकी कोमल आवाज, उसका नरम बर्ताव शायद चीफ क्लर्क के डर को पिघला देता। वो दरवाजा बंद कर लेती और उसे यकीन दिला देती कि सब कुछ उतना भयानक नहीं है जितना वो सोच रहा है। लेकिन बहन वहां पर नहीं थी। अब कुछ भी कहने, समझाने और बचाने का काम सिर्फ क्रैगर के हिस्से में था। अब कोई मदद नहीं थी, ना आवाज, ना शक्ल, ना इंसानी भाषा। बस उसका बदला हुआ शरीर था और एक टूटने से पहले की आखिरी कोशिश। वो किसी भी बात की परवाह किए बिना दरवाजे को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ गया। उसके भीतर सिर्फ एक विचार था, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, बस इतनी कोशिश कि किसी तरह चीफ क्लर्क तक पहुंच जाए। क्लर्क अब भी सीढ़ियों की रेलिंग थामे खड़ा था, जैसे कोई तूफान के बीचों बीच ठहरा हुआ इंसान जिसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी हो। लेकिन क्रैगर अभी 2 कदम ही चला था कि अचानक उसका संतुलन टकमकाने लगा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते वक्त उसके मुंह से एक बेहद हल्की घुटी हुई चीख निकली, मानो वो हवा में किसी अदृश्य सहारे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जमीन से टकराते ही उसने पहली बार उस दिन कुछ अलग महसूस किया, कुछ ऐसा जो उसे अपने बदन से जोड़ता था। उसके छोटे, नए, अजीब से पैर अब ठोस जमीन को महसूस कर पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि वो अब उसकी बात मानने लगे थे। जिस दिशा में वो उन्हें ले जाना चाहता था वो उसी ओर हिचकते हुए सही बढ़ रहे थे। उसका दिल हल्का हुआ, एक झलक सी मिली उसे इस शरीर से दोस्ती की। शायद मैं इससे जूझना सीख जाऊं। ये सोचते हुए वो वहीं जमीन पर हल्का झुककर खड़ा रहा, अपने शरीर को थोड़ा दाएं बाएं झुलाता हुआ, जैसे किसी नई मशीन को पहली बार आजमाया जा रहा हो। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी, तेज, बिखरी हुई, कांपती हुई, बचाओ, कोई भगवान के लिए उसकी मदद करो। ये उसकी मां की आवाज थी। वो अब ज्यादा दूर नहीं थी, शायद कुछ देर पहले तक किसी सोच में डूबी हुई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्रैगर पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक दहशत उतर आई जो धीरे धीरे पूरी देह में फैल गई। उन्होंने अपने हाथ फैला दिए, मानो कोई भूत देख लिया हो, और फिर लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने लगी। वो पीछे हटती जा रही थी, बिना देखे, बिना सोचे, बस डर में डूबी हुई। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि पीछे ही टेबल था, वो टेबल जिस पर ब्रेकफास्ट के बर्तन अब तक फैले हुए थे, और उस पर डर, शोर, हलचल और एक टूटते परिवार की चीख कमरे में गूंजने लगी थी। वो सीधा उस टेबल से जा टकराई जिस पर सुबह की चाय, ब्रेड और चीनी अभी तक बिखरी पड़ी थी। संभलने की कोशिश में उसी पर बैठ गई, जैसे कोई टूटा हुआ बदन अचानक कहीं टिक जाए तो दिल को थोड़ा सहारा मिल जाए। उन्हें शायद खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या किया। नहीं, उन्हें यह दिखा कि कॉफी का गर्म पॉट टेबल से नीचे गिर चुका था। भाप उड़ाता हुआ वो पॉट किनारे पर लुढ़का और काली कॉफी धीरे धीरे टेबल के किनारे से गिरती हुई कालीन में समाने लगी। कालीन ने वो कॉफी पीनी शुरू कर दी। ग्रेगर ने बहुत नरमी से कहा, अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, जैसे वो अपनी असली आवाज को वापस पाना चाहता हो। उसकी निगाह मां की ओर थी। वो सब कुछ भूल चुका था, यहां तक कि चीफ क्लर्क को भी। लेकिन फिर उसकी नजर कॉफी पर पड़ी जो लहरों की तरह फैलती जा रही थी। उस गाढ़े तरल को देखकर उसके जबड़ों में एक अजीब झटका आया, जैसे कोई बेसुध जानवर हवा में काटने की कोशिश कर रहा हो। यह दृश्य उसकी मां से देखा नहीं गया। उन्होंने एक और चीख मारी, फिर वो हड़बड़ा कर टेबल से उठी, घबरा गई,
कांपते हुए कदमों से पीछे हटने लगी और एक ही झटके में अपने पति की बाहों में जा छिपी। उनके पिता तेजी से दौड़ कर आए थे, शायद खुद को और अपने परिवार को इस अनचाही तबाही से बचाने। लेकिन ग्रेगर के पास अब माँ बाप के लिए समय नहीं था। वो कुछ पल बस उन्हें देखता रहा, एक अजीब सी चुप्पी में, जैसे कोई सपना टूटते हुए देख रहा हो, जिसे वो खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहा। अब उसका ध्यान फिर से उस तरफ गया जहां असली खतरा था। चीफ क्लर्क। वो अब सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। रेलिंग पर ठोड़ी टिकाए वो एक आखिरी बार पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा डर था। ग्रेगर झपट कर उसकी ओर दौड़ा, फिसलता, लड़खड़ाता हुआ। वो जानता था अगर अब उसे नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद चीफ क्लर्क को इसका अंदाजा पहले से था। इससे पहले कि ग्रेगर उस तक पहुंच पाता, वो एक ही बार में 3-4 सीढ़ियां लांघ गया और जैसे कोई डर से पंख पाकर उड़ता है वैसे ही नीचे कूदकर देखते ही देखते उछल हो गया। उसके दौड़ते कदमों की आवाजें सीढ़ियों की दीवारों में धसी हुई गूंज की तरह गायब होती चली गई। और अफसोस, यही आखिरी झटका ग्रेगर के पिता के लिए भी सब्र की सीमा से बाहर था। अब तक उसके पिता किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखे हुए थे, पर जैसे ही चीफ क्लर्क सीढ़ियों में ओझल हुआ, उनके भीतर की सारी घुटन एक विस्फोट की तरह फूट पड़ी। उन्होंने चीफ क्लर्क का वो छड़ीदार छाता उठा लिया जो कोट और टोपी के साथ अब भी कुर्सी पर पड़ा था। दूसरे हाथ में टेबल से एक मोटा मुड़ा हुआ अखबार उठा लिया। अब उनके पास दोनों हाथों में हथियार थे, छाता और अखबार। और ये हथियार किसी तर्क या संवाद के लिए नहीं, बल्कि सीधे भांकने के लिए थे, जैसे कोई उग्र किसान किसी बिगड़ैल पशु को खदेड़ रहा हो। हर कदम पर उनका पांव इतनी जोर से जमीन से टकरा रहा था कि फर्श तक थरथरा उठा। ग्रेगर विनती कर रहा था। वो एक नहीं, कई बार अपना सिर जमीन की ओर झुकाकर अपने पिता के सामने खुद को नरम और आज्ञाकारी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हर झुकाव के जवाब में उसके पिता का पांव और जोर से पटकता। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ डर और गुस्से की एक नंगी लपट। कमरे की दूसरी तरफ उसकी माँ एक खिड़की के पास खड़ी थी। उन्होंने खिड़की खोल दी थी और अब ठंडी हवा तेज धार की तरफ भीतर आ रही थी। वो खिड़की से बाहर की ओर झुकी थी, दोनों हाथों से चेहरा ढके, जैसे वो किसी अकल्पनीय चीज से अपने होश को बचा रही हो। तेज हवा ने पर्दों को फाड़ने जैसी गति से उड़ाया। टेबल पर रखे अखबार फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ तो ग्रेगर के ऊपर से उड़ते हुए निकल गए, पर उसके पिता रुके नहीं। उनके कदम अब और भी तेज थे। छाता अब बस प्रतीक नहीं था। वो उसे कभी जमीन पर पटकते तो कभी ग्रेगर की पीठ की ओर हवा में झटके से घुमाते, जैसे कह रहे हो, ग्रेगर, तुम इंसान नहीं रहे, अब तुम सिर्फ बोझ हो। बीच बीच में उनके मुंह से भयावह फुफकार निकलती, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक गूंजती हुई आक्रोश की ध्वनि जिसमें न भाषा थी न ममता। ग्रेगर डर से कांप रहा था। उसका भारी और अजीब शरीर इतनी जल्दी पीछे नहीं हट सकता था। उसने कभी पीछे चलना सीखा ही नहीं था। उसके छोटे छोटे पैर जमीन से चिपक कर फिसल रहे थे। वो बार बार लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसके पिता को इस लड़खड़ाहट से कोई सरोकार नहीं था। उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, उसे उसके कमरे में बंद कर देना, हमेशा के लिए। अगर उसे बस इतना करने दिया जाता कि वो धीरे से घूम कर सामने की ओर आ सके, तो वो फौरन बिना एक पल गवाए अपने कमरे में लौट जाता। पर उसे डर था, बहुत गहरा डर, कि अगर उसने जरा भी देर की तो उसके पिता, जो पहले ही गुस्से की ज्वाला में चल रहे थे, अपने हाथ में पकड़ी उस छड़ी से कभी भी उसकी पीठ या सिर पर एक जोरदार वार कर सकते हैं। इसलिए उसे अब अपनी इज्जत या गरिमा की कोई परवाह नहीं थी। अब बस जान बचानी थी। आखिरकार उसने मन ही मन मान लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब उसे उसी अजीब खिसकते और रेंगते हुए अनाड़ी तरीके से घूमना ही होगा, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना अपनी धुरी पर लड़खड़ा रहा। वो धीरे धीरे खुद को मोड़ने लगा, तेजी से लेकिन बेतरतीब। हर क्षण उसकी डरी निगाहें अपने पिता की आंखों में झांक रही थी कि कहीं वो फिर फुफकारते हुए छड़ी न तान दे। पर अब शायद उसके पिता को उसकी लाचारी पर थोड़ी दया आ गई थी, या फिर वो ये देख पा रहे थे कि ग्रेगर की नीयत में विद्रोह नहीं, बल्कि एक थकी हुई स्वीकृति है।
इसलिए उन्होंने सिर्फ दूर से छड़ी का सिरा घुमाकर इशारे देने शुरू किए, जैसे कोई सख्त मगर थका हुआ प्रशिक्षक किसी हारे हुए जानवर को दिशा दे रहा हो। वो लगभग पूरी तरह घूम चुका था, अपनी ही परछाई से लिपटा हुआ, खिसकता हुआ, थका हुआ। लेकिन तभी एक गलती हो गई। वो अचानक उसी दिशा में घूम गया जहां से वो आया था, जैसे कोई कठपुतली अपने ही धागों से उलझ जाए। पर जैसे ही उसका शरीर आखिरकार अपने कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा, उसे एक पल की राहत महसूस हुई। लेकिन वो राहत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अब एक और सच्चाई सामने खड़ी थी। दरवाजा बहुत सकरा था और उसका शरीर बहुत चौड़ा। ये वो पल था जहां उसे पहली बार अपने बदले हुए शरीर की सीमा का असली एहसास हुआ। वो इस दरवाजे से आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। उसे अपने शरीर को फिर से मोड़ना पड़ेगा, अपना पेट जमीन से रगड़ना पड़ेगा, अपनी चमड़ी का कुछ हिस्सा दरवाजे की चौखट पर छोड़ना पड़ेगा। अब लौटने की कोई राह आसान नहीं थी। ये सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक अपमानजनक पराजय थी। और इस वक्त उसके पिता की मानसिक स्थिति इतनी विचलित हो चुकी थी कि उन्हें यह बेहद साधारण बात भी याद नहीं रही कि डबल दरवाजे का दूसरा पल्ला भी खोला जा सकता है। अगर वो बस उतना भर कर देते तो ग्रेगर को खुला हुआ रास्ता मिल जाता और वो बिना घायल हुए अंदर चला जाता। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में अब कोई सोच नहीं थी, बस एक हट थी, एक अंधा आदेश। इस जानवर को किसी भी हालत में कमरे में बंद करना है। उन्हें इतना भी ध्यान देने का समय नहीं मिला कि अगर वो ग्रेगर को थोड़ा सा वक्त देते तो शायद वो खुद को समेट कर सीधा हो जाता और सहजता से अंदर चला जाता। लेकिन उन्होंने इसके उलट किया। अब पहले से भी ज्यादा गुस्से और अधैर्य के साथ उन्होंने ग्रेगर को ऐसे धकेलना शुरू किया मानो दरवाजा, चौखट, जमीन, कुछ भी, कोई रुकावट ही ना हो। ग्रेगर को लगा जैसे उसके पीछे अब एक नहीं बल्कि कई पिता खड़े हों, हर तरफ से धक्का देते हुए, जैसे कोई पलायन नहीं, कोई विकल्प नहीं। यह अनुभव भयानक था। वो कोई बेटा नहीं रहा, वो अब बस एक वस्तु था जिसे धकेल कर किसी कोने में बंद कर देना है। आखिरकार हिम्मत हार कर ग्रेगर ने खुद को दरवाजे में झोंक दिया, यह सोचे बिना कि आगे क्या होगा। उसका शरीर मुड़ गया, एक तरफ ऊपर उठा, दूसरी तरफ नीचे दबा और वो दरवाजे में तिरछा फंस गया। उसकी एक तरफ की नरम त्वचा सफेद दरवाजे से रगड़ खाकर पूरी तरह छिल गई और वहां गहरे भूरे धब्बे उभर आए, जैसे किसी गलती के अटूट निशान। अब वो वहां अटका हुआ था, एक अधूरी तस्वीर की तरह जो किसी फ्रेम में फिट नहीं बैठती। एक तरफ के उसके छोटे पैर हवा में झूल रहे थे, बेसहारा कांपते हुए, जैसे मदद के लिए पुकार रहे हो। दूसरी तरफ के पैर जमीन से ऐसे चिपक गए थे जैसे मिट्टी ने उन्हें निगल लिया हो और उनमें हरकत करने पर तीखी पीड़ा हो रही थी। और फिर आया वो अंतिम धक्का, बिल्कुल निसंकोच, निष्ठुर। पीछे से उसके पिता ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, एक ऐसा धक्का जिसमें न तो प्रेम था न पछतावा, बस आदेश था। ग्रेगर का शरीर एक झटके में दरवाजे के भीतर जा गिरा, बुरी तरह लहूलुहान, जैसे कोई घायल जानवर अपने पिंजरे में फेंक दिया गया। फिर एक आवाज आई, लकड़ी की छड़ी से दरवाजा बंद किए जाने की तेज धमक, और सब कुछ शांत हो गया। वो कमरा अब एक कैद था और उस कमरे में पड़ा ग्रेगर अब न बेटा था, न इंसान, न सेल्समैन। अब तो बस एक ऐसा शरीर था जिसे दुनिया ने त्याग दिया था।